हेलो एवरीवन। मैं आलोक उत्पल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर। आज हम लोग ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अभी तक प्रीवियस क्लास में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चर्चा कर रहे थे, जो कि उसकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़े थे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है। आज हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस में व्हाट आर द गवर्नेंस प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट फेल्योर, मतलब कॉर्पोरेट फेल्योर में क्या क्या गवर्नेंस प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ मेजर स्कैंडल्स जो गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेजर स्कैंडल जो हुए हैं उसके बारे में, कुछ स्कैंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। मेरा आपके क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर में, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द गवर्नेंस प्रॉब्लम इन कॉर्पोरेट फेल्योर एंड एक्सप्लेन द सम मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में भी क्या है। देखिए कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तो एक सेट ऑफ रूल, प्रैक्टिसेस और प्रोसीड्योर है, प्रोसेसेस है, जो कि किसी भी कंपनी को कंट्रोल करने में और डायरेक्शन में वो हेल्प करता है। ये क्या करता है, कंपनी स्टेक होल्डर और मैनेजमेंट के बीच का बैलेंस बनाकर रखता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका है कि क्या चीज़ होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बस एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। तो एक सेट ऑफ रूल, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस है जो भी किसी भी कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और ये क्या करता है, तो कंपनी, स्टेक होल्डर और मैनेजमेंट के बीच के इंटरेस्ट को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, ये होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्योर्स क्या क्या है, मतलब कि कोई भी कॉर्पोरेट फेल्योर में गवर्नेंस के क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण कॉर्पोरेट फेल्योर हो जाते हैं। तो देखिए कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग ने नोटिफाई किया है इसमें। पहला कहता है कि इनइफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म, यदि गवर्नेंस मैकेनिज्म यदि इनइफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है, तो वो कॉर्पोरेट फेल्योर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि लैक ऑफ बोर्ड कमेटी और कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल मेंबर, मतलब कि या तो बोर्ड कमेटी अच्छी तरह से नहीं बनी हुई हो, या फिर जो कमेटी हो, कुछ मेंबर, ये सिंगल मेंबर से पूरा कमेटी चल रहा हो, तो इससे क्या होता है, बायसनेस आ जाती है इसमें। और इससे क्या, तो इनइफेक्टिव गवर्नेंस मैकेनिज्म है, इनफेक्टिव गवर्नेंस यहाँ पे हो जाता है। सेकंड बोलते हैं नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी मेंबर। अब देखिए, जहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट की बात आई, ऑडिट हो या कोई भी कमेटी मेंबर हो, तो वहाँ पे फिक्स है कि कॉर्पोरेट फेलियर होना है, क्योंकि वहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट, वहाँ पे क्या, बायसनेस आ जाती है, और जब बायसनेस आ जाती है तो फेलियर होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए कि आप पढ़े भी होंगे, ऑडिटिंग के बारे में पढ़े कि हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन को रखा जाता है ऑडिट के लिए, नॉन इंडिपेंडेंट कहीं नहीं रहता है। इसलिए किसी भी कमिटी में जहां नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड या इंडिपेंडेंट ऑडिट या नॉन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी आई, वहां पे कॉर्पोरेट फेल्योर होना फिक्स है। थर्ड है मैनेजमेंट हु डेलिबरेटली अंडरमाइंस द रोल of various governance structure by circumventing the internal control and making misrepresentation to auditor and the board। अब देखिए मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे कि इंटरनल कंट्रोल का जो रोल है वो पूरी तरह से, मतलब स्ट्रक्चर में नहीं है। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल नहीं है। और इससे क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है ऑडिटर को। और ये क्या, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा ऑडिटर को मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ ऑडिटर को मिस प्रेजेंटेशन हुआ, वहाँ पे कॉर्पोरेट का फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेटली क्वालिफाइड मेंबर। मैंने पहले भी बताया, मान के चलिए कोई एक एग्जांपल के थ्रू, यदि कोई ऑडिटर है, यदि वो ऑडिट कौन कर सकता है, जिसको सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस मिला हुआ आईसीएआई के द्वारा। ठीक है, यदि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यदि वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है और ऑडिट करता है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके बारे में नहीं मालूम है, वो सिर्फ ऑडिट करने से ऐसे नहीं हो जाता, इसलिए क्वालिफाइड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट है इग्नोरेंस बाय रेगुलेटर्स ऑडिटर्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट और फ्लैग। मतलब कि मान के चले रेगुलेटर के जो भी रेगुलेटेड ऑडिटर या एनालिसिस जो भी हो, यदि फाइनेंशियल रिजल्ट को इग्नोर करता है, वो ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता, इग्नोर कर दे क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है, अच्छी से तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट मैनेज है क्या नहीं है, ये सब चीज़ को इग्नोर कर दिया था छोटी छोटी बात को, तो यहाँ पे क्या कॉर्पोरेट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कॉर्पोरेट कुछ प्रॉब्लम है जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को कॉर्पोरेट फेलियर होने में गवर्नेंस प्रॉब्लम है कुछ। अब कुछ मेजर स्कैंडल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि कुछ मेजर स्कैंडल जो इंडिया में हुए हैं किस किस तरह के मेजर स्कैंडल हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे सत्यम स्कैंडल के बारे में, जो कि 2009 में हुआ था। इसके जो थे सत्यम स्कैंडल के जो दोषी हैं वह है भीम रामलिंगा राजू एंड कोई एंड अदर्स। ये लगभग 70 to 7,200 करोड़ का टोटल अमाउंट का ये क्या था, स्कैंडल था, स्कैम था। इसमें क्या हुआ था कि जो रामलिंगा राजू जो हैं ये अपने जो सत्यम कंप्यूटर था इनका, जो इनकी कंपनी थी सत्यम, उसमें क्या करते अपने जो शेयर को, अपना कंपनी की प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के शो करने लगे। जैसे कि मान के चलिए यदि 60 करोड़ की प्रॉफिट है तो उसको 600 करोड़ की प्रॉफिट करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि इन्वेस्टर के मन में विश्वास जगा कि नहीं, इस कंपनी की प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं अब इसमें क्या इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। जब इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने लगे तो इस शेयर का वैल्यू क्या हो गया, बहुत अमाउंट बढ़ता है, वैल्यू ऑफ शेयर बहुत बढ़ता गया। और इन्होंने क्या किया, रवि रामलिंगा राजू ने क्या किया यहाँ पे कि उस शेयर होल्डर के पैसे को कोलेट्रल रख के, गिरवी रख के अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। और लास्ट में क्या हुआ, जब इस फ्रॉड के बारे में पकड़ाया तो डिफॉल्ट हो गए और इसमें बहुत सारे मेंबर इनके पकड़े गए। ये था पूरा सत्यम स्कैंडल के बारे में। इनमें और भी बहुत सारे, जैसे क्या हुआ, जेल भी हुआ और भी बहुत सारे हुए इसमें। आप इस देख लीजिए क्या क्या हुआ। यहाँ पे मैंने बता दिया कि क्या हुआ था सत्यम स्कैंडल के बारे में। फिर एक आता है केतन पारेख सिक्योरिटी स्कीम, जो कि 2001 में हुआ था। इसके दोषी थे केतन पारेख, जो कि 1250 करोड़ का लगभग अराउंड ये स्कैम था। इसमें क्या हुआ था कि जो केतन पारेख एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वे स्टॉक को सर्कुलर ट्रेडिंग करने लगे और उसके वैल्यू को मैनिपुलेट करने लगे। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है यहाँ पे कि मान के चलिए कोई भी वो आपस में ही स्टॉक को आपस में ही परचेज एंड सेल करने लगे। मान के लिए 3 से 4 आपस में मेंबर हैं, तो आपस में 3-4 उन्हीं की कंपनी है, वही उन्हीं में आपस में ये सबसे पहले कि क्या था ये जो केतन पारेख थे ये थे स्टॉक, मतलब ये आपस में बहुत सारे हैवी अमाउंट में स्टॉक खरीद के वो क्या करता था कि आपस में वो परचेज एंड सेल करते थे। इससे क्या होता था, उस शेयर का जो उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता था। वॉल्यूम बढ़ने के कारण उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी और ये क्या करते उसके बाद वो फिर जिसके कारण और वो आप बाहर उस शेयर को उस जितना वैल्यू रहता था नहीं उससे ज़्यादा उसका वैल्यू मिलने लगा, उस शेयर स्टॉक को मैनिपुलेट करने लगे, जिसके कारण और बाद में जब ये मालूम चला तो शेयर का दाम धीरे धीरे क्या हुआ, घटते चला गया और इस तरह से ये पूरा का पूरा फ्रॉड हुआ। सत्य जो है केतन पारेख सिक्योरिटीज के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्पीक एस्किया स्कैम, जो कि 2011 में हुआ। ये हरिंदर कौर, मनोज कुमार शर्मा, तारक वाजपेयी अदर के द्वारा जो इसके दोषी हैं। ये लगभग 2000 प्लस करोड़ का ये लगभग स्कैम है। इसमें क्या हुआ कि ये ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ये प्रलोभन दिया। ये एक तरह से क्या साइबर क्राइम है। इन्होंने इन्वेस्टर को एक तरह से प्रलोभन दिया कि आपको 1 ईयर में आपके इन्वेस्ट करने पे आपको 1 साल में आपकी जो इन्वेस्टिंग अमाउंट होगी उनको 4 गुना कर दिया जाएगा। इसमें लगभग 24 लाख इन्वेस्टर थे जो कि इसमें इन्वेस्ट किए ऑनलाइन बिजनेस सर्वे में। इस तरह से ये एक तरह से क्या था, पूंजी स्कीम था।
और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर को इस लोभ में गए कि मेरा 1 साल में अमाउंट के 4 गुना हो जाएगा। और जब जब सब लोग इन्वेस्ट करते गए तो लास्ट में कंपनी क्या भाग खड़ी हुई और इस तरह से ये स्कैम सामने आया। नेक्स्ट स्कैम है होम ट्रेड स्कैम। इसमें एक ब्रोकरेज, मतलब कि एक तरह से ब्रोकरेज फंड के लिए क्या लगभग महाराष्ट्र में 25 बैंक से हायर इंटरेस्ट पे लोन लिया गया। और ये क्या किए उसके बाद अलग अलग तरह से ये क्या के खरीदने लगे, क्या अलग गिल्ड ट्रेडिंग के नाम पे एक हायर इंटरेस्ट का लोन लिए और गिल्ड ट्रेडिंग के नाम पे वो खरीदना स्टार्ट किए। लेकिन उस जो वो परचेज का जो बॉट का एक्चुअल में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था, बस वो पेपर पे था। तो इससे क्या हुआ, उन्हें पूरा का पूरा अमाउंट लगभग क्या हुआ गबन कर गए, पूरा का पूरा स्कैम में चला गया। लगभग 6,600 करोड़ का ये स्कैम था, होम ट्रेड स्कैम। आगे श्रद्धा चिट फंड स्कैम। ये वेस्ट बंगाल का एक वेस्ट बंगाल में श्रद्धा चिट फंड कम थी। इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन और भी बहुत सारे इसके दोषी आते हैं। इनके जो मेन दोषी थे सुदीप्ता सेन थे। इन्होंने क्या किया कि ये एक तरह से एक पूंजी स्कीम में थी जो वेस्ट बंगाल के द्वारा। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल दोषी हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को एक हाई रिटर्न के लिए उनको अट्रैक्ट किया गया, इन्वेस्ट के लिए हाई इंटरेस्ट देकर अट्रैक्ट किया गया। इस कंपनी ने शुरुआत में बहुत सारे लोगों को उस तरह का रिटर्न दिया भी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पब्लिक के पैसे को अलग अलग जगह के इन्वेस्ट करके उसके बाद इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। जब बहुत सारे एजेंट ने जब इनके सामने धरना देना स्टार्ट किया तो सेबी ने इन पर 3 महीने के अंदर सबको पैसा लौटाने के लिए जमा और किसी से पैसा नहीं लेने के लिए बोला। और लास्ट में क्या किया, अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया। और जिस तरह से लगभग 2000 से लगभग 24 करोड़ का ये स्कैम सामने आया टोटल। तो इस तरह के जो मेजर स्कैंडल जो इंडिया में आए, और बहुत सारे स्कैंडल है, लेकिन मैंने अभी कुछ स्कैंडल के बारे में चर्चा किया। हो सकता है आपके सिलेबस में दिया हुए इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप इसके बारे में प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। इसका पूरा नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद, थैंक यू।